हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स अड्डा बाय पीएस। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइपोथेसिस। ये टॉपिक नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस सब में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस का मीनिंग, टाइप्स, एग्जाम्पल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस एक टेम्पररी स्टेटमेंट या अंदाजा होता है जो रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करने के पहले बनाता है और बाद में उसको टेस्ट करता है। तो अगर हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और समझें तो समझ लीजिए रिसर्च स्टार्ट करने के पहले बनाता है और बाद में उसको टेस्ट करता है। और समझें तो समझ लीजिए रिसर्च का एक पढ़ा लिखा गेस, ठीक है। अ, मान लीजिए रिसर्चर कहता है कि एक्सरसाइज इम्प्रूव्स योर हेल्थ, ठीक है। यानी रिसर्चर का अंदाजा है कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ बेटर होती है। अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाएगा तब यह हाइपोथेसिस कहलाता है। मैं कुछ भी बोल दूं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब मैं इसको प्रूव करूं, टेस्ट करूं, तो कहीं ना कहीं फिर आगे चल के वो थ्योरी बन जाएगी, या फिर मैंने अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया। तो इसी को बोलते हैं, इसी के बेसिस पे रिसर्च होता है, क्योंकि किसी ना किसी ने उसके बारे में पहले अनुमान लगाया, सोचा, फिर उसको प्रूव किया और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ऐसा है, या फिर अच्छा ऐसा नहीं है। अब अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो hypothesis is a tentative assumption or prediction about the relationship between variables which is empirically testable। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्सरसाइज improves हेल्थ। अब एक्सरसाइज और हेल्थ के बीच में हमने एक रिलेशनशिप बनाई। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा हमारा हाइपोथेसिस है। इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक सिंपल बात हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस एक लाइन का सेंटेंस जरूर होता है, लेकिन उस लाइन के अंदर कुछ चीजें छुपी होती हैं। इन्हीं एसेंशियल चीजों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। किन चीजों से हमारी हाइपोथेसिस बनती है? हमारा एग्जाम्पल था रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ। अब ये लाइन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक कंपोनेंट है वेरिएबल, क्योंकि बिना वेरिएबल की कोई रिसर्च नहीं होती है और बिना रिसर्च के कोई हाइपोथेसिस नहीं बनती। अब इस एग्जांपल में एक्सरसाइज एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है हेल्थ। अब इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। तो एक्सरसाइज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और हेल्थ हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हुई। यानी एक्सरसाइज को चेंज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट हेल्थ पर देखा जा रहा है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हेल्थ और इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट है, हेल्थ उसी पे डिपेंडेंट है। अगर हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस, तो हमारा आंसर होगा वेरिएबल। ये पीवाईक्यू भी है एक तरीके से, तो आपका एक पीवाईक्यू भी कन्वर्ट हो गया। अब वेरिएबल तो हो गए, लेकिन सिर्फ वेरिएबल का होना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी बताना पड़ता है कि इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हर हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होता है। देखिए जैसे एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ, यहाँ इम्प्रूव वर्ड जो हो रहा है ना, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि कैसे रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर मैं लिख देती कि रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेस हेल्थ लेवल, तो मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाता। बट रिलेशनशिप बताया जा रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो हमारा ये दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है ना, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये भी हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट हुआ। अगर रिलेशन क्लियर नहीं होता है तो हम मानते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस वीक है। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। तो अब तो हमने देखा कि वेरिएबल्स, उनके बीच का रिलेशन। अब इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ये किस पे अप्लाई होगा, इसलिए तीसरा कंपोनेंट बनता है पॉपुलेशन। तो अगर हम बोलें एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ, ये थोड़ा जनरल है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ ऑफ अडल्ट्स, तो यहाँ अडल्ट हमारी पॉपुलेशन बन जाती हैं और ये हमारी हाइपोथेसिस और ज़्यादा क्लियर हो गई है ना कि वेरिएबल रिलेशनशिप पॉपुलेशन। अब आपने ये चीज़ समझ ली कि हाइपोथेसिस जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा बातें हमको बता देगी, उतना ज़्यादा उसको टेस्ट करना और उसके बारे में जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। So moving on to the next slide. So what are main characteristics of a good hypothesis? क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मेरी हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सही है, गलत है? और एग्जाम में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। हम अपने उसी एग्जाम्पल को फिर से यूज़ करेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज improve health. Pardon me for my bad handwriting. अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि एक गुड हाइपोथेसिस में ये सारे पॉइंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। हमारा पहला पॉइंट है क्लियर। गुड हाइपोथेसिस क्लियर होती है, यानी रीडर को समझने में कंफ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ, ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। लेकिन अब मैं इसी में अगर बोल दूं कि एक्सरसाइज इज गुड, गुड फॉर व्हाट, गुड का मतलब क्या, किसके लिए, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हमारा जो भी हाइपोथेसिस होना चाहिए वो अनक्लियर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वेग स्टेटमेंट दे रही हूँ तो वो एक सही चीज़ है। जब क्लैरिटी ही नहीं होगी तो हम क्या प्रूफ करेंगे। कनेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए ना सभी में। उसके बाद प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब कि छोटी सी जगह पे मैंने ज़्यादा बातें बोल दी हूँ, बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं किया हो, सीधा और लिमिटेड शब्दों में कहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ, शॉर्ट टू द पॉइंट है। अब मैं इसी को लिख दूँ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म डेली बाय पीपल इम्प्रूव देयर ओवरऑल फिजिकल मेंटल इमोशनल वेलबींग। अब ये इतना हमको कहने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हाइपोथेसिस पे चल रहे हैं। रिसर्च तो हम बाद में करेंगे जब हम लंबा चौड़ा लिखेंगे। तो good hypothesis is precise, not lengthy. It should not be lengthy. अगर आपको कभी एमसीक्यू में मिलता है और इन ऑप्शंस के बीच में प्रिसाइज की जगह कई बार वो लोग लेंदी भी लिख देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ रिसर्च तो होती है लेंदी, बट हमको रिसर्च लेंदी नहीं चाहिए बिकॉज अभी हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट क्लियर और प्रिसाइज तो है, एक और सवाल आता है, क्या ये लॉजिकली सेंस बनाता है? हमारा जो भी हाइपोथेसिस होना चाहिए वो तर्क संगत होना चाहिए कि जो बात हम बोल रहे हैं वो लॉजिकल है भी या नहीं है। यही हमारा वही पुराना एग्जाम्पल, ये तो ठीक है, लॉजिकल है कि हाँ रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन अब अगर मैं इसी में बोल दूँ कि एक्सरसाइज वर्सन हेल्थ एनीवेज, तो ये लॉजिकल नहीं लगता बिकॉज एक तो ये बात सबको पता है, तो मैं इसके अगेंस्ट करूँगी ही क्यों, मैं हाइपोथेसिस क्यों बनाऊँ। लाइक मैं बोल दूँ कि men कैन लिव विदाउट वाटर, कैसी हाइपोथेसिस है, क्यों करें हम उस पर रिसर्च, तो इट इज़ इलॉजिकल। सो हाइपोथेसिस शुड बी लॉजिकली कंसिस्टेंट, उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या इसे हम टेस्ट कर सकते हैं?
गुड हाइपोथेसिस टेस्टेबल होती है, यानी हम डाटा कलेक्ट करके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा वही पुराना एग्जाम्पल, अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? हम लोगों पे अगर सर्वे करवा लें कि 20 लोग हैं, हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं रेगुलर, उनकी हेल्थ अच्छी है, या फिर किसी को कोई बीमारी थी, उसकी हेल्थ, उसको हमने एक्सरसाइज करवाई रेगुलर, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट करी जा सकती थी, हमने उसको टेस्ट किया। अब इसी में अगर मैं बोल दूं कि हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये बिलीव है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो हाइपोथेसिस नहीं होती। ये आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे कि इफ अ स्टेटमेंट is not testable, then it is not hypothesis. बेसिकली अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो वो हाइपोथेसिस भी नहीं है। आखिरी पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। अब इसी में अगर मैं पंचायत लिख दूं कि एक्सरसाइज कंबाइंड विद डाइट, स्लीप, जेनेटिक, लाइफस्टाइल इम्प्रूव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, यहाँ पे ये हमारी हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो अब इसी में अगर कई कई बार कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये तो नहीं होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पढ़ते वक्त हमको लगता है कि अच्छा हाँ 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 ऐसा होना चाहिए, बट जब एग्जाम में यही सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्विक रिकैप, तो एक गुड हाइपोथेसिस हमेशा टेस्ट होती है, क्लियर होती है, प्रिसाइज होती है, लॉजिकल होती है, और इससे समझ आ गया होगा। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम सवाल करते हैं, रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा होता है। और हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करती है कि ऐसा होता है। अब इसको पढ़ने का बस यही मतलब होता है, कई बार रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के पीवाईक्यूज में डिफरेंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनका फॉर्मेट दिया होता है और आपको बताना होता है कि इसमें से रिसर्च क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और हाइपोथेसिस का क्या है। तो ये लाइन पूरा का पूरा उसका समरी है कि रिसर्च क्वेश्चन आस्क एंड हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे की रिसर्च करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा टफ और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा खतरनाक लगने वाला टॉपिक है। सो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अब आप समझो हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या है, जहाँ पे हम कुछ अनुमान लगाते हैं, यानी कि हम कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, है ना। अब वो स्टेटमेंट दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप बताएगा, है ना। अब वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो रिलेशनशिप नहीं हो सकता। कभी हमको लगता है कि हाँ इस वेरिएबल की तरफ हम जा रहे हैं, कभी हमको लगता है कि नहीं हम इस वेरिएबल की तरफ नहीं जा रहे हैं। यही सारे होते हैं हमारे बेसिकली टाइप्स। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इनको एक एक करके हमारे उसी एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल के साथ। इतनी बार हमने इस एग्जाम्पल को पढ़ लिया है कि आपको एग्जाम में भी यही याद आएगा। सो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? ये हाइपोथेसिस कहता है कि दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे एक्सरसाइज डज नॉट इम्प्रूव हेल्थ, यानी एक्सरसाइज और हेल्थ के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। अब आप नल से ही याद कर लीजिए कि नल नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप। ठीक है, अभी आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपको सारा समझ आएगा। अब जब रिसर्चर ने ये बोल दिया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है,
तो लॉजिकली उसका अब जब रिसर्चर ने ये बोल दिया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो लॉजिकली उसका अपोजिट भी कोई ना कोई बोलेगा, ऑफ कोर्स। तो उसके अपोजिट में आती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल का अपोजिट होता है। ये कहता है कि एक्सरसाइज improves हेल्थ। नल ने बोला नहीं करता, इसने बोला करता है। ये हमको बताता है एक डायरेक्ट इफेक्ट और रिलेशनशिप है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्च के एजम्पशंस में हमारी हेल्प करता है। अब मान लीजिए रिसर्चर को सिर्फ ये पता है कि इफेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन में इफेक्ट है, तो उसके लिए हमारे आगे आती हैं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जैसे एक्सरसाइज इंक्रीजेस हेल्थ, एक्सरसाइज अफेक्ट्स हेल्थ। अब इंक्रीज हेल्थ में पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक्सरसाइज की वजह से हेल्थ बढ़ रही है। हमारे दोनों एक वेरिएबल की वजह से एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है, तो हमको डायरेक्शन मिल रहा है ना। यही अगर डिक्रीज हो रहा होता तो भी हमको डायरेक्शन मिल रहा होता, यहाँ पे या तो इंक्रीज लिखा होगा डिक्रीज लिखा होगा। दूसरा है नॉन डायरेक्शनल। इसमें हमको ये तो पता चलता है कि रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, कैसा रिलेशनशिप है ये मेंशन नहीं होता है ना। अब एक्सरसाइज अफेक्ट्स हेल्थ। यहाँ ये क्लियर है कि एक्सरसाइज का अफेक्ट तो होता है, लेकिन ये नहीं पता कि इम्प्रूव होगा या खराब होगा। तो बेसिकली डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो नॉन डायरेक्शनल। सभी के सभी अपने नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो क्या हम हमेशा सही डिसीजन लेते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि हमेशा सही होना तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आती हैं एरर्स। और ये मतलब नेट का आप समझ लो फेवरेट टॉपिक है। एमसीक्यूज यहाँ से ज़रूर आते हैं। टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, किसका इफेक्ट होता है किसका इफेक्ट नहीं होता है, ये हर साल हमने क्वेश्चंस देखते ही देखते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक बात समझिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम डिसीजन लेते हैं, या तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, लाइक अवर लाइफ। इसी गलत डिसीजन को एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपना वही कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्सरसाइज डज नॉट इम्प्रूव हेल्थ। ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। ये थी हमारी नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट ने क्या बोला कि एक्सरसाइज इम्प्रूव हेल्थ, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि नल वाला क्या बोलता है कि नहीं होता, नो रिलेशनशिप, एक्सरसाइज और हेल्थ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव बोलता है कि रिलेशनशिप है। अब जब हम डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेंगे तो यहाँ पे दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। एक होती है टाइप 1 एरर, एक होती है टाइप 2 एरर। अब इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। टाइप 1 एरर होती है जब हम किसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब कि नल हाइपोथेसिस सच होती है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे एक्सरसाइज डज नॉट इम्प्रूव हेल्थ। अब आप मान लो कि हम अगर अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जो कि सही होनी थी, है ना, तो वो हमारी हो जाती है टाइप 1 एरर। अगर हम गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हमारी हो जाती है टाइप 2 एरर। हम अपनी लाइफ में भी सबसे पहली गलती यही करते हैं कि हम सही चीज़ों को गलत मान लेते हैं। जैसे हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया।
दूसरी गलती हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को सही मान लेते हैं। जैसे हमारी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक चीज़ आप कीवर्ड याद रखिएगा, दोनों जगह पे नल हाइपोथेसिस है, कहीं पे भी ऑल्टरनेट नहीं लिखा हुआ है, तो ये कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो अब हमारा वही एग्जाम्पल कि रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ वाला। अब आप मान लीजिए कि एक्सरसाइज का हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं था, फिर भी हमने मान लिया कि इफेक्ट है, तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस थी, वो भी ट्रू थी, है ना। कोई इफेक्ट नहीं था, नहीं था मतलब कि नल, ठीक है। और हमने मान लिया कि है, तो हमने अपनी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको उसको नहीं मानना चाहिए था ना। अगर हम नहीं मानते कि हाँ नहीं है, तो वो सही हो जाती। बट हमने क्या मान लिया कि इफेक्ट नहीं होता है, बट हम मान लिया कि हाँ इफेक्ट है, तो गलत हो गया। दूसरा, एक्सरसाइज का इफेक्ट था, मतलब हमारी फॉल्स नल हाइपोथेसिस, लेकिन हमने मान लिया कि इफेक्ट नहीं है। बेसिकली जो है उसको नहीं मान, उसको गलत मान लेंगे, जो नहीं होता उसको सही मान लेंगे। उल्टा है सब कुछ, बहुत ईजी है। आप 2-4 एग्जाम्पल अपने मन के क्रिएट करिएगा, उनको इन्हीं सारे पॉइंट्स में आप रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बहुत ही इजी ट्रिक है जो मैंने भी अप्लाई करी थी, कि टाइप 1 का मतलब फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव। अब एक लाइन है जो यूजीसी में डायरेक्टली पूछी जा चुकी है कि रिड्यूसिंग टाइप 1 एरर इंक्रीजेस टाइप 2 एरर। बेसिकली दोनों एरर एक साथ जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। एक एरर अगर होगी, सीधी सी बात है, हम एक चीज को मानेंगे तो दूसरी चीज को हम ऑफ कोर्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। बाकी मेरी तरफ से अगला वीडियो होगा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में जिस तरीके से हमने हाइपोथेसिस को उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर्स, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस, इन सबको पढ़ा। होप सो आपको अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट आपको लगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी ये हमारी एक शुरुआत है। सारे टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनको आसान और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाऊँ। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।